सिंथेसिस स्टार्ट किया जाए। सिंथेसिस SYNTHESIS सिंथेसिस दिख रहा है ना बोर्ड आप लोगों को? हेलो, यस सर। बोर्ड दिख रहा है? यस सर। सिंथेसिस में हम लोग पहला स्टेप ध्यान दें, सिंथेसिस है क्या? तो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, सिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच we add two or more than two sentences into one simple sentences, compound sentences and complex sentences। यानी किसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं। तो सिंपल सेंटेंस एक पहला जो प्रोसेस है सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस, और जो थर्ड होता है आपका वह होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन प्रकार से हम बनाते हैं। पहला हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, दूसरा बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है आप लोग देख लीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस? सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है ये देख लीजिए। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम एक आपका क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो, और लगभग एक सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए तो एग्जाम्पल में हो जाएगा ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा आपका, ये एक फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रिया, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें जिसके मतलब जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, बदलती रहती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फाइनाइट वर्ब वह क्रियाएं कहलाती हैं जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार चेंज होती रहती है, वो फाइनाइट कहलाती है। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है वह क्रिया जिसमें कोई बदलाव ना हो, हमेशा वो उसी रूप में यूज की जाए, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें कोई बदलाव संभव ना हो या जिसको बदला ना जा सके, वो चाहे बरसात हो, चाहे मतलब आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, हर कंडीशन में क्या होती है, वो एक समान रहती हैं। अगर हर कंडीशन में वो एक समान है तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे। मतलब कह सकते हैं पत्थर टाइप का, जिस प्रकार से पत्थर को चाहे पानी में डाल दो, चाहे आग में डाल दो, और चाहे जो है उसको जमीन पे रख दो, चाहे जहां भी, मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं होता है, ना कोई उसका कोई अपना एक सिस्टम होता है कि इसके अनुसार बदलेगा। ठीक। और जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो मौसम की तरह होती हैं, जैसे मौसम बदलता रहता है 5-5 मिनट पे, 2-2 मिनट पे, आधे घंटे पे, सेम बिल्कुल मौसम की तरह। वो सुने होंगे कि मौसम की तरह तुम भी, तो बिल्कुल सेम वही है कि मौसम की तरह ये बदलते रहते हैं। जो मौसम की तरह बदलता रहे वो फाइनाइट वर्ब, और जो हमेशा जड़ बना रहे, जिसमें कोई बदलाव ना हो, अगर इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा।
अगर जीरंड है तो जीरंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा रहेगा। पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल तीन प्रकार से बनता है। पहला आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में, आईएनजी फॉर्म के रूप में, और उसके बाद में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में पार्टिसिपल ऐसे बनता है। आप अगर चाहें तो दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में आते हैं इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, तीन आते हैं बेटा। तो ये समझ में आया सिंपल क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। और वर्ब कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, नॉन फाइनाइट नहीं होना चाहिए। वर्ब फाइनाइट हो तो क्या कहलाएगा, सिंपल कहलाएगा। क्लियर। अब आ जाइए सिंपल सेंटेंस को, यानी रूल आप मतलब सबसे पहला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो हो जाएगा टू कंबाइन, ये आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, टू कंबाइन, टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस into two simple sentence into one simple sentence। रूल देख लीजिए आप लोग। साधारण वाक्य को आपको लेना है और उन साधारण वाक्य को लेने के बाद आपको क्या करना है, एक साधारण वाक्य बना देना है। जैसे इस समय आप लोग राजनीतिक प्रयोग चल रहा है, देख रहे होंगे कि छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके क्या हो रहा है, एक बड़ी पार्टी बन रही है। छोटे छोटे दल आ रहे हैं और मिल करके क्या बन रहे हैं, एक बड़े दल बन रहे हैं। ठीक ऐसे ही यहां भी करना है आपको। दो छोटे छोटे, दो हो चाहे दो से अधिक हो, उन छोटे छोटे सेंटेंस को लेना है और उन सेंटेंस को लेकर के क्या बना देना है, क्या बना देना है, एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। यानी छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी बना देनी है आपको। तो ये सिंपल सेंटेंस है। इन सेंटेंस को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके क्या बना देना है, इनको बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहला रूल है बाय यूजिंग इंफिनिटिव। इंफिनिटिव यानी आप सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, ये पहला आपका हेडिंग हो गया और इस तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, इन्फिनिटिव के प्रयोग। इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा हम सिंपल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है he has 4 sons, he has 4 sons, he has to educate them। या ध्यान देख, सेंटेंस लिखा हुआ है he has 4 sons, उसके 4 बेटे हैं। उन्हें क्या करना है, शिक्षित करना है। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस तो ये हो गया बेटा, ये सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस आपके ये हो गए, और दो के दोनों सेंटेंस क्या है, सिंपल है। इन दोनों सेंटेंस को करना है और दोनों सेंटेंस आप लगा इसको गायब करना है। और आप सिंपल सेंटेंस की परिभाषा जानते ही हैं। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा जानेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस की बात अगर हम लोग करें तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास दो क्रियाएं हैं, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। हमें क्या करना है, एजुकेट भी है, हमें इन सबको इकट्ठा करके मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फाइनाइट वर्ब लेना है। क्या लेना है हमें, एक फाइनाइट वर्ब। तो एक फाइनाइट वर्ब लेने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम सब्जेक्ट एक चुन लेते हैं।
अच्छा, कैसे हमें पता चले कि इसमें इन्फिनेटिव ही लगेगा? पहले इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इन्फिनेटिव है क्या। आज हम लोग बात करेंगे इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। देखो, जब किसी वाक्य में इन्फिनेटिव वर्ब वो क्रियाएं होती हैं या ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं के द्वारा उद्देश्य व्यक्त किया जाए, जिन क्रियाओं के द्वारा क्या व्यक्त किया जाए, उद्देश्य व्यक्त किया जाए, तो उद्देश्य व्यक्त होने पर वो क्या कहलाती हैं, इन्फिनेटिव कहलाती हैं। यानी अगर हमें दो या दो से अधिक वाक्यों को ऐड करना है, जोड़ना है, तो उन वाक्यों को जोड़ने का सबसे पहला तरीका ये होगा, हम क्या देखें उसमें उद्देश्य की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उद्देश्य की बात हो रही है तो वो क्या बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर सेंटेंस में परिणाम की बात हो रही है, रिजल्ट आउटकम दिखाया जा रहे हो, तो परिणाम होने पर क्या बनाएंगे, उसको हम जेरंड बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फिनेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक हाउ वी कैन से दैट इन दिस सेंटेंस इज टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स आर शोन इन दिस सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए, जैसे लिखा है ही हैज 4 सन्स, उसके 4 बेटे हैं। दूसरा कह रहा है ही हैज टू एजुकेट देम, उसे शिक्षित करना है। देखो, 4 बेटों, इस व्यक्ति के पास 4 बेटे हैं। इन चारों बेटों का मतलब इस आदमी का उद्देश्य क्या है, इन चारों को शिक्षित करना है। ध्यान से देखिएगा, इस व्यक्ति का पहला उद्देश्य क्या है, इसके पास जो 4 बेटे हैं, इन चारों बेटों को शिक्षित बनाना चाहता है। यही है उद्देश्य, यही क्या है, उद्देश्य है। 4 बेटे हैं, चारों बेटों को वो शिक्षित करना चाहता है। और अगर वो शिक्षित करना चाह रहा है, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा। और जहां पर उद्देश्य की बात होगी, हम क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे। अच्छा, इन्फिनेटिव बनाते कैसे हैं? इन्फिनेटिव जो होते हैं, उन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल कर लेंगे, जो मेन वर्ब होगा उस वर्ब के ठीक पहले हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, टू इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम क्रिया के ठीक पहले, क्योंकि अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच ये कहता है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन हमेशा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा या नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। हमेशा प्रोनाउन या नाउन के लिए ही प्रीपोजिशन आता है, ये बिल्कुल गारंटी के साथ। अगर किसी क्रिया के पहले आ गया तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, नाउन बन गया। अगर किसी क्रिया के पहले आ गया तो वो बन जाएगा इन्फिनेटिव और वो काम करेगा नाउन का, यानी नाउन के इक्विवेलेंट काम करेगा। ये नाउन के इक्विवेलेंट काम करेगा, यानी ये नाउन के समकक्ष हो जाएगा। यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। किसी भी वाक्य में अगर हम लोग देखें, कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, तो सब्जेक्ट बनने के पास, सब्जेक्ट बनाने का ठेका खाली 2 लोगों के पास में है। एक तो नाउन के पास है, दूसरा प्रोनाउन के पास है। तीसरा कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसे नाउन बनना पड़ेगा, उसे नाउन बनना पड़ेगा, ये बिल्कुल श्योर है। और अगर उसे नाउन बनना पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, नाउन इक्विवेलेंट कहलाएगा। यानी इन्फिनेटिव और जो जीरंड, ये दोनों क्या होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है, यहां क्रिया के लिए आया है। और अगर यहां क्रिया के लिए आया है, अगर यहां क्रिया के लिए आया है, तो क्रिया के लिए आने का मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और यह पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो नाउन के इक्विवेलेंट काम करेगा, यानी नाउन के स्थान पर, यानी नाउन का सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। ये होता है आपका इन्फिनेटिव। तो अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए, इन दोनों सेंटेंस में ही लिखा है, हैज लिखा है, 4 लिखा है, सन्स लिखा है। उसके 4 बेटे हैं, तो लिखा है ही हैज टू एजुकेट देम, उन्हें इन चारों को पढ़ाना है। तो इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उन बच्चों को पढ़ाना। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों ले लेते हैं, ही हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है हैज, ही हैज,
और कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। ही हैज 4 सन्स। अब यहां देखो बेटा, ये और ये दोनों क्रियाएं हैं, हमें एक के लेना है, तो हमने एक ले लिया, यहां सब्जेक्ट में से हमने ले लिया, ही हैज 4 सन्स हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? एजुकेट देम, तो यहां पर हो जाएगा टू ये हो जाएगा बेटा, ठीक। ही हैज 4 सन्स, उसके 4 बेटे हैं, टू एजुकेट देम, उन्हें पढ़ाने के लिए, यानी उसका उद्देश्य क्या है? इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। सर बोलिए बेटा। सर ये क्लास तो 12:40 से चलने वाली थी। 12:40 से चलना था। हाँ। वो आज क्लास 11 बजे स्टार्ट कर दिया गया है। अगले मंडे से आप लोगों के जो क्लासेस होंगे वो 12:40 से ही होंगे। ये जो डिटेल डाला गया है, अब ये टाइम आप लोगों का 12:40 से ही स्टार्ट होगा। आज दरअसल टीचर उपलब्ध नहीं थे, तो आज स्टार्ट कर दिया गया है क्लास। लेकिन अगले जब मंडे आएगा तो मंडे से 12:40 से क्लास स्टार्ट होगी, 1:20 तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हमारा देखिए एग्जांपल में। हाँ बेटा, इंफिनिटिव की जी? डेफिनेशन अभी आप बोले पर और बता दीजिए इंफिनिटिव की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इन्फिनेटिव। हाँ। definition of when in any sentence when in any sentence when in any sentence objectives are shown, उद्देश्य व्यक्त किए जाते हैं, then we use preposition before first form of verb ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि when in any sentence, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य व्यक्त किए जाए, ऑब्जेक्टिव्स आर शोन, उद्देश्य व्यक्त किए जाए, देन वी यूज प्रीपोजिशन, तब हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन यूज करते हैं बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले। इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव, ये क्या कहलाती है? इंफिनिटिव कहलाती है। उसके बाद में इट इज इक्विवेलेंट ऑफ होते हैं, नाउन के समकक्ष होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, के इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन के समकक्ष होते हैं, क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटिव कहलाते हैं। इन्फिनिटिव वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं और यह नाउन के समकक्ष यानी नाउन के इक्विवेलेंट काम करता है, ठीक।
इन वाक्यों में क्रिया के द्वारा हमेशा उद्देश्य व्यक्त किया जाता है। इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्लियर? सर बोलिए। इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष। इसको सबसे बढ़िया आसान भाषा में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर पर पापा मम्मी है, अब पापा मम्मी दोनों नहीं है, घर पे आप अकेले हैं उस समय। तो अगर कोई व्यक्ति आता है या कोई भी आएगा तो घर का मालिक कौन है उस समय? उस समय घर के मालिक कौन है? आप हैं। तो आप क्या हैं? पापा और मम्मी के समकक्ष हैं, इक्विवेलेंट हैं उस समय। उस समय आप लोग क्या हैं? पापा और मम्मी के क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं, समकक्ष हैं। यही है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी का सब्स्टिट्यूट होना, यानी नाउन का या प्रोनाउन का जो सब्स्टिट्यूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है, मतलब इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। He went to school. He studied there. ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही स्टडीड दियर, उसने वहां पढ़ाई की। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही स्टडीड दियर, और उसने वहां पढ़ाई की। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। He went to river. क्या ध्यान दीजिएगा, दो एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा। पहला तो है कि ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही स्टडीड दियर, उसने वहां पढ़ाई की। और दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू रिवर, वो नदी पर गया। ही टुक बाथ दियर, उसने वहां स्नान किया या उसने नहाया। इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना हो, मतलब कंबाइन करना हो, अगर सिंथेसिस करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये आदमी है, ये कहां गया है? स्कूल गया है। और स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? वो वहां जाके स्टडी करेगा। क्या करेगा? वहां स्टडी करेगा। सेम यही देख लीजिए, यहां भी वो आदमी नदी गया है, नदी को करने के लिए गया है। तो जहां पर बात उद्देश्य की हो, टारगेट। नीरज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गया सर, आ गया आवाज। हेलो, ये सर आ गई आवाज। आ जाओ फिर देखा जाए। तो यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही स्टडी। इस सेंटेंस को देखिए, देखो इसमें मेन वर्ब, इसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक मेन वर्ब होता है, एक मतलब हमें क्या बनाना है? एक फाइनाइट बनाना है और एक नॉन फाइनाइट बनाना है। यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक फाइनाइट का होगा और एक नॉन फाइनाइट का होगा।
क्योंकि जो नॉन फाइनाइट बनेगा वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जो फाइनाइट है वो क्या होगा, एक्शन वर्ब यानी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का काम करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, आपकी फाइनाइट हो जाएगी, और इसके पहले अगर हम टू लगा दें यानी जो उद्देश्य होगा, यानी हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य वाली क्रिया के ठीक पहले हम क्या करेंगे, TO2 इस्तेमाल कर लेंगे। यानी जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य वाली क्रिया के ठीक पहले अगर हम टू इस्तेमाल कर लें तो टू के इस्तेमाल करते ही क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट बन जाएगा। यानी स्टडी भी फाइनाइट वर्ब है और यहां पर वेंट भी फाइनाइट वर्ब है। अब इन दोनों क्रियाओं के बीच में क्या करना है आपको, एक को फाइनाइट बना दीजिए और एक को नॉन फाइनाइट बना दीजिए। एक फाइनाइट हो जाएगा और एक नॉन फाइनाइट हो जाएगा। और इस प्रकार से जो रूल लिखाए थे कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखो एक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस क्रिया के पहले जब हम टू लगाएंगे तो ये नाउन नहीं बन जाएगा, यानी नाउन के समकक्ष हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव बन जाएगा। और जैसे ही इसमें हम टू लगा देंगे ये इन्फिनिटिव बन जाएगा और नाउन के समकक्ष हो जाएगा, ये रहेगा, ये अपने मूल स्वरूप को खो देगा। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं, जब मूवी देखते हैं तो अलग अलग मूवी में आप लोग देखे होंगे कि हीरो का अलग अलग रोल रहता है, व्यक्ति वही है लेकिन वो अपने मूल स्वरूप को खो देता है। वो कुछ देर के लिए भूल जाता है कि हम जो अक्षय कुमार हैं, कुछ देर के लिए वो फौजी बन जाता है, कुछ देर के लिए भूल जाता है कि हम कौन है, वो आतंकवादी बन जाता है कुछ देर के लिए। बेटा सेम वही कंडीशन यहां पर भी होगी, भूल करके ये जो क्रिया है, जो वर्ब है, ये अपने मूल को देगी, मूल स्वरूप को भूल जाएगी, और मूल स्वरूप को भूलने के बाद यह क्रिया क्या बन जाएगी, ये नाउन के स्थान पर आएगी और नाउन का काम यानी ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगी। क्या करने लगेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगी। जैसे एग्जांपल यहां देखो भाई, यही आदमी है स्कूल गया है और यही आदमी वहां पढ़ने गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद में आपका एक और हो जाएगा वेंट, कहां गया, स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, क्या करने के लिए गया, यानी ही को यहां से STUDY स्टडी। अब यहां पे ध्यान दें, ये अगर देखा जाए यहां पर ये क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट है, ये क्या है आपका बेटा, ये फाइनाइट है कि नहीं है। अब बताइए, एक सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अगर एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब कि सिंपल बन गया। क्या बन गया, सिंपल हो गया। कब, जब एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, यानी एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और आप लोग देख ही रहे हैं सब्जेक्ट के बाद में क्या है, सिंपल, एक फाइनाइट वर्ब है और एक सिंपल सेंटेंस, वो ऑब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब दो क्रिया थी, इस क्रिया को हमने क्या किया, नाउन की इक्विवेलेंट यानी नाउन के समकक्ष बना दिया और ये हमारा एक्शन हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो गया। क्या हो गया, ये सेंटेंस कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर लिखा है, ही वेंट टू रिवर, वो नदी गया, ही टुक बाथ देयर, ही वेंट टू गया, ही टुक बाथ देयर, उसने वहां स्नान किया या वो नहाया। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा टू रिवर, ही वेंट टू रिवर, वो नदी गया, क्या करने गया, टेक बाथ। ही वेंट टू रिवर, वो नदी गया, टू टेक बाथ, नहाने के लिए। सर, बोलिए। इन दोनों सेंटेंस में दो दो बार टू आ रहा है।
बेटा टू एक बार नहीं, किसी भी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देख, टू 10 बार आ सकता है, 15 बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, एक को बार नहीं आ सकता है। क्योंकि किसी भी वर्ड का अपना महत्व नहीं है, उसके अगर यहां पर बेंट फाइनाइट होता तो यहां नहीं आता, तो सॉरी, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होता तो यहां टू नहीं आता। और दूसरी बात जान लीजिए कि टू हमेशा नाउन के लिए आएगा, यानी नाउन के लिए आएगा, यदि प्रीपोजिशन हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ये आपका प्रीपोजिशन है जो इस रिवर यानी इस वर्ड को क्रिया से ऐड कर रहा है, यानी जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और यहां पे जो ये आया है ये इंफिनिटिव के रूप में आया है, यानी सेंटेंस मिशन आएगा, उसका अपना क्या होगा, एक लॉजिक का होगा अपना, एक वो अपने प्लेस के अकॉर्डिंग यानी प्लेस वैल्यू के अनुसार आएगा। यहां पर अगर वेंट के जगह पर कोई दूसरी क्रिया होती यानी ट्रांजिटिव वर्ब होती तो यहां टू लगाने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर अगर इसको इन्फिनिटिव में न बनाना होता तो टू लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहां पर अपने पर्पस से आया है और यहां पर अपने पर्पस से आया है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक के बाद प्रीपोजिशन लगेगा। वी कैन यूज मेनी टाइम्स प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन इज यूज एट ओन अकॉर्ड। प्रीपोजिशन जब भी इस्तेमाल होगा वो अपने कारण से इस्तेमाल होगा। और बेटा ये भी जान लो, प्रीपोजिशन जब भी आएगा, जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आएगा। प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता है, यानी नाउन और प्रोनाउन भी प्रीपोजिशन आएगा तो या तो नाउन के लिए आएगा या तो प्रोनाउन के लिए आएगा। इसके अतिरिक्त और किसी के लिए प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब तो बताइए आप लोग, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के अतिरिक्त और किसी के लिए नहीं आता है, ये बिल्कुल श्योर है। तो यहां पे जो प्रीपोजिशन आया है ये टू के लिए आया, ये टू जो आया है रिवर के लिए आया है, क्रिया को इसे ऐड करने के लिए। और ये आया है बेटा इन्फिनिटिव के लिए आया है, क्योंकि इससे पहले क्या लगाना, इन्फिनिटिव बना देना है। बाकी तो आप लोग समझ, ये क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. इन्फिनिटिव में और किसी कोई कंफ्यूजन है? इफ यू हैव एनी टाइम एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू No, कैन sir. आस्क मी। नो सर, वेरी गुड। Yes. Sorry, कुछ सेंटेंस में दे रहा हूं, आप लोग बनाइए इसको जरा। हाँ बेटा, एक यस, सेंटेंस है, I was hungry, I took my food. आई took one. I was hungry, I took my food. आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। इसको बनाना है आपको सिंपल सेंटेंस, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, इट्स वेरी इजी। देखो इसमें यहां पे दिया गया हंग्री, वो व्यक्ति क्या था, भूखा था, उसको भूख लगी थी और उसने क्या किया, भोजन लिया यानी खाना खाया। अब बताइए यहां पे जो टुक शब्द आया है, लेना यानी भूखे होने पर उसका उद्देश्य क्या था, जब उसको भूख लगी तो उसने क्या किया, मतलब उसका उद्देश्य क्या था। तो अगर एक भूखा है तो पहला उद्देश्य क्या है उसका, भरपेट खाना, और उद्देश्य है, बोलिए। अगर अगर इंसान भूखा है, भूख लगी, उसका है कि पहले वो खाने की व्यवस्था करे यानी भरपेट खाए, इसीलिए यहां पर उद्देश्य है, इंफिनिटिव हो जाएगा। तो अच्छा यहां पर एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो सेंटेंस है ये इन्फिनिटिव की सहायता से कम, बल्कि इसको अगर हम लोग पार्ट, ये सेंटेंस जो आपने बोला है ये सहायता से बनेगा। जब किसी वाक्य में शब्द सेम होते हैं, ठीक, क्रियाएं डबल होती हैं, तो हम पार्टिसिपल की सहायता से भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाते हैं। पार्टिसिपल की सहायता से देखिए, इसका बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बीइंग हंग्री हो जाएगा। इसका जो बनेगा ये हो जाएगा आपका बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री
अब यहां पर हो जाएगा आई टुक माई फूड। भूख लगने पर या भूखा होने पर मैंने भरपेट भोजन लिया। भूखा होने पर मैंने भरपेट भोजन लिया या मतलब मैंने भोजन किया। बीइंग हंग्री, इसकी हिंदी अगर देखा जाए तो हो जाएगा भूखा होने पर या भूख लगने पर या भूख होने पर। भूखा होने पर हमने या मैंने अपना भोजन लिया, ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिए, इसका इन्फिनेटिव क्यों नहीं बनेगा? इन्फिनेटिव इसलिए इसको बनाना सही नहीं है क्योंकि इसमें ना तो कोई एक्शन है, इन वाक्यों में कोई एक्शन नहीं है। ये बेटा आपकी स्टेट है, यानी भूख होना या भूख लगना क्या है आपकी, ठीक। और यहां पर अगर देखा जाए खाना भोजन लेना आपका ये हो जाएगा। तो इसलिए जब किसी स्टेट या अवस्था की बात की जा रही हो तो वहां पर और सब्जेक्ट दोनों में सेम हो तो वहां पार्टिसिपल का यूज सर्वोत्तम माना जाता है। यहां पर हम पार्टिसिपल से बनाएंगे, इसको इन्फिनेटिव से नहीं बनाएंगे। इन्फिनेटिव में कोई एक क्रिया होगी और उस क्रिया के पीछे एक उद्देश्य होगा। कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया के पीछे क्या होगा? उद्देश्य होगा। अगर कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया